नॉर्वे में भारत को लोकतंत्र पर लेक्चर। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? भारत को घेरने की ग्लोबल प्लान। भारत की छवि पर इंटरनेशनल प्रहार। लोकतंत्र पर भारत को विदेशी ज्ञान। हेलेलिंका सोरोस कनेक्शन। प्रेस फ्रीडम या प्रोपेगेंडा। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और विदेश की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री से सवाल, और फिर अचानक शुरू हो जाता है राजनीतिक तूफान। नॉर्वे की पत्रकार हेलेलिंका पीएम मोदी से तीखा सवाल, फिर राहुल गांधी का समर्थन, और अब सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं बड़े बड़े आरोप। क्या यह सिर्फ पत्रकारिता थी या भारत के खिलाफ इंटरनेशनल नैरेटिव? क्या मोदी विरोध की ग्लोबल स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विदेशी फंडिंग, राजनीतिक एजेंडा और भारत विरोधी लॉबी एक ही लाइन पर खड़ी है? सोरोस कनेक्शन के दावे क्यों उठ रहे हैं? राहुल गांधी और हेलेलिंका की बातचीत पर सवाल क्यों दागे जा रहे हैं? क्या यह लोकतंत्र का मुद्दा है या भारत की वैश्विक छवि पर सुनियोजित हमला? आज बहस सिर्फ एक सवाल नहीं, बस उस नैरेटिव की है जो दुनिया के मंच पर भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। एक्सपर्ट्स की सुनिए जरा वो क्या सोचते हैं इस मसले पर। नॉर्वे की पत्रकार हेलेलिंग और पीएम मोदी का मामला आजकल चर्चा में है। घटनाक्रम ये था कि प्रेस ब्रीफिंग के बाद पीएम मोदी से वो प्रश्न करती हैं, जिसका पीएम मोदी रिप्लाई नहीं करते हैं, वो पीछा तक करती हैं। उसके बाद वो पोस्ट करती हैं और पोस्ट के बाद विदेश मंत्रालय उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट करता है, जिसमें उनकी बहस हमारे सचिव से होती है। इसको लेकर वो लगातार पोस्ट कर रही हैं, जहां स्टार्टिंग में उनके फॉलोअर ट्वीट पर बताए जाते हैं करीब 400 थे, वो आज बढ़कर करीब 50,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। इसको लेकर अगर हम पूरी घटनाक्रम का विश्लेषण करें, ये बात सही है कि लोकतंत्र में अगर बड़े नेता सार्वजनिक मंचों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्नों का उत्तर दें तो इससे एक जवाबदेही तय होती है, ये बात सही है। लेकिन नॉर्वे जैसे देश का भारत के लोकतंत्र से तुलना करना, मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी तथ्यात्मक रूप से भी सही नहीं है। भारत की छवि खासतौर पे पश्चिमी मीडिया लगातार बिगाड़ रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि पश्चिमी मीडिया का अपना एक अलग तरह का एजेंडा है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे मुसलमानों की बात हो, या कई ऐसे अन्य कारण हैं जिसको लेकर मीडिया हमेशा भारत की छवि बिगाड़ता रहा है। और जब से केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से पश्चिमी मीडिया का भारत पर लगातार हमला तेज होता जा रहा है। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया में भारत की रैंकिंग बहुत नीचे दिखाई जा रही है। और ये भी बात सही है कि पश्चिमी मीडिया बार बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भी प्रेस की आज़ादी को दबोचने का आरोप लगाता रहा है। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, अब देश का सवाल भी सुनिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या विदेशी मीडिया जानबूझकर प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहा है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने पैनल से, प्रेस फ्रीडम के नाम पर क्या भारत को टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनली? सवाल नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले सवाल लेने चाहिए? लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं। सवाल नंबर 4, क्या पश्चिमी देशों का भारत को लोकतंत्र सिखाना क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है, दोहरा मापदंड नहीं है? सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए पैनल से, क्या यह सिर्फ पत्रकारिता थी या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नैरेटिव जो अब खुलकर सामने आ गया है? वो देश विरोधी जो भारत के खिलाफ एजेंडा सेटिंग करते हैं, उनकी पोल खुल गई है। चलिए दर्शकों, अगले घंटे लगातार इस विशेष विश्लेषण को आपके लिए लेकर हाजिर हैं और आपको एक एक चीज बताएंगे, समझाएंगे कैसे इंटरनेशनली प्रेस फ्रीडम के नाम पर भारत को घेरा जा रहा है, कैसे पूरी दुनिया की जो पत्रकारिता एक तरफ है और हेलेलिंका की पत्रकारिता एक तरफ हो गई है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको दे दें, हेलेलिंका ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल बवंडर, इंटरनेशनल बवाल बचा हुआ है। पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और यह भी बताएंगे कैसे पीएम मोदी को घेरने की कोशिश हो रही थी। जी हां, इन्फो नंबर 1, पत्रकारिता की आड़ में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा सेटिंग चल रही है।
मोदी के खिलाफ क्या ग्लोबल गैंग एक्टिव हो गया है? विदेशी मीडिया का डबल स्टैंडर्ड जरा समझिएगा। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे का अहम चैप्टर है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर भारत को लेकर अब भी लोग पूर्वाग्रह से, प्री कंसीव नोशन से ग्रसित हैं। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर प्रेस ब्रीफिंग के लिए पत्रकारों को बुलाया गया था। इन्फो नंबर 5 हेली लिंग ने ब्रीफिंग को कॉन्फ्रेंस बना दी और सवाल दाग दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, डबल स्टैंडर्ड है या नहीं। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर जवाब नहीं मिलने पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश हेली लिंग ने की। सोशल मीडिया पर दनादन जमकर पोस्ट किए। 2 साल से एक्टिव नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर से ठीक पहले एक्टिव हुई। राहुल गांधी का इंटरव्यू लेना चाहती हैं, भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना चाहती हैं। लेकिन दर्शकों, ये जो एजेंडा सेटिंग विदेशी जमीन पर पत्रकार कर रहे हैं नॉर्वे, ये होगा नहीं, ये चल नहीं पाएगा, क्योंकि आप 2 साल से एक्टिव नहीं थी। अचानक आप पीएम मोदी के प्रेस ब्रीफिंग में पहुंचती हैं, सवाल दागने लगती हैं, और फिर आप जब राहुल गांधी उस पर कमेंट करते हैं तो आप कहती हैं कि आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हैं। पत्रकार हेली लिंग ये मोहतरमा है कौन? आइए जरा आपको बता देता हूं, उसके बाद हम नैरेटिव में आगे बढ़ेंगे। पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे। दर्शकों देखिए, ये कौन है? जानकारी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हेली लिंग स्वेंसडेन एक नॉर्वेजियन पत्रकार हैं। जी हां, स्वेंसडेन पूरा नाम है इनका। जानकारी नंबर 2, डॉग्स एविशन समाचार पत्र से जुड़ी हुई है। डॉग्स एविशन एक पत्रकार के तौर पर वो समाचार पत्र में काम करती हैं, न्यूज़पेपर में। जानकारी नंबर 3, पीएम मोदी की ओस्लो यात्रा के दौरान इन्होंने सवाल दागे, उसके बाद क्या हुआ? जानकारी नंबर 4, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग का इन्होंने जिक्र किया कि नॉर्वे पहले नंबर पर है, भारत 159वें पे, तो क्या करें जी। जानकारी नंबर 5, जॉर्ज सोरोस से इनके कनेक्शन भी सामने आया है, कैसे कार्यक्रम में मैं आगे बताऊंगा। जानकारी नंबर 6, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला शख्स है जॉर्ज सोरोस, जो विदेशी जमीन पर बैठ के हमारे खिलाफ एजेंडा चलाता है, सब जानते हैं उसको। लेकिन दर्शकों, पत्रकार हेली लिंग पर सवाल क्यों खड़े हुए? क्यों ऐसा लगा कि ये महिला पत्रकार एक एजेंडे के तहत वहां पहुंची है, भारत की छवि खराब करना चाहती है, भारत को इंटरनेशनल जमीन पर ये हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है? आइए जरा आपको बताता हूं ग्राफिक्स के जरिए, दर्शकों समझिएगा। वजह नंबर 1, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पत्रकार आए, लेकिन हेली लिंग ने ही ड्रामा किया, वहां पर खूब ड्रामा करते देखी गई। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, ये यूरोपीय मानसिकता है जिसमें भारत जैसे देशों को अभी भी कमतर नजरिए से देखा जाता है, ये हम सब जानते हैं। वजह नंबर 3, देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं ये पत्रकार, जरा देखिए। वजह नंबर 3, ये पत्रकार अपमानजनक सवाल पूछना चाहते हैं जिनसे देशों का नाम बदनाम हो, हमें बदनाम कर कर ये अपनी कॉलर ऊंची करना चाहते हैं। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ऐसे सवाल से पत्रकार खुद को प्रतिष्ठित साबित करना चाहते हैं, यानी भारत की बेइज्जती करिए, अपना कॉलर ऊंचा कर लीजिए, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान बढ़ा लीजिए। वजह नंबर 5, ऐसे पत्रकारों को भारत के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। यह बात सच पूछ लिया जाए कि कितने भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, कितनी फसलें, कितने मौसम है, ये उनको समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। हेली लिंग की प्रोफाइल के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है दर्शकों, तो उस पर शक क्यों हो रहा है? हेली लिंग की प्रोफाइल के बारे पर भी आपको जानने का पूरा हक है। एक पत्रकार एक्टिव रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मोहतरमा थी नहीं। शक की वजह नंबर 1 क्या है? हेली लिंग नॉर्वे के छोटे से अखबार स्वेंसडेन में काम करती हैं, स्वेंसडेन में, ठीक है। शक की वजह नंबर 2 आपको बता दें, अखबार के 50,000 फॉलोअर्स भी नहीं है, यानी जिस अखबार के लिए काम करती हैं 50,000 लोग भी उसको रीडर्स फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे छोटे अखबार के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। शक की वजह नंबर 3, हेली लिंग ने बीते साल से कोई एक्स पर पोस्ट ही नहीं किया, वो पोस्ट कर ही नहीं रही थी, बीते 1 साल से उनकी एक्स पर कोई भी पोस्ट नहीं देखी गई। शक की वजह नंबर 4 आपको बता रहा हूं दर्शकों, क्यों मैं ये कह रहा हूं, ये एजेंडे के तहत हुआ है। अचानक ही पीएम के दौरे पर उनकी पोस्ट आनी शुरू हो गई, वो एक्टिव हुई, अब तक एक्टिव क्यों नहीं थी? शक की वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, बहुत क्रूशियल है। ऐसे में इसे प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौर से ठीक पहले आप एक्टिव होती हैं, पोस्ट करना शुरू करती हैं, और फिर आप प्रेस ब्रीफिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाकर सवाल दागने लगती हैं। शक की वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पोस्ट के बाद हेली चौतरफा आलोचनाओं में फंस गई, आलोचना इनकी शुरू हो गई, ये आलोचनाओं में घिर गई। अगली वजह जानिए। शक की वजह नंबर 7 क्या है? हेली लिंग की प्रोफाइल पर शक क्यों हुआ दर्शकों?
फंसने के बाद उनकी सफाई देने की प्रक्रिया शुरू हुई। वो सफाई देने लगी, पत्रकारिता के मापदंड गिनाने लगी, पत्रकारिता के जो आदर्श होते हैं वो बताने, सिखाने और जताने लगी दर्शकों। लेकिन बड़ा सवाल है कि चौतरफा गिरने के बाद जो सफाई हेले लिंक की आई है बहुत हास्यास्पद है, आपको हंसी आएगी। आइए अब आपको सफाई भी दिखा देते हैं कि पत्रकार जो हेले लिंक है वो क्या सफाई दे रही हैं, और मैं बताऊंगा कि जॉर्ज सोरोस से इनका कनेक्शन क्या है, देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोगों से कनेक्शन क्या है। सफाई नंबर 1, वो किसी भी विदेशी सरकार की जासूस नहीं है। जब इन पर एजेंडा सेटिंग का आरोप लगा तो उन्होंने कहा वो किसी के लिए जासूसी नहीं करती हैं। सफाई नंबर 2 जो हेले लिंक जी ने दी है वो क्या है, उनका काम सिर्फ पत्रकारिता है। एक पत्रकार को फर्क नहीं पता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग क्या होती है, ये पत्रकारिता कर रही हैं। सफाई नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, पत्रकारिता कई बार टकराव वाली होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पत्रकारिता टकराव वाली ही होती है, कभी कभी नहीं। सफाई नंबर 4, हमें तैयार किए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए था, इस पर भी कोई गुरेज नहीं है, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। सफाई नंबर 5, हमें सच्चे और स्पष्ट जवाब मांगने चाहिए। सफाई नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इनको सच्चे और स्पष्ट जवाब चाहिए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग के बीच का फर्क भूल गई। हेले लिंक की तस्वीरें देखिए आप। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था दर्शकों कार्यक्रम की शुरुआत में कि जॉर्ज सोरोस और हेले लिंक का एक कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगा जरूर, पूरी रिपोर्ट के साथ, पूरे फैक्ट फिगर के साथ, कैसे ये महिला जो हेले लिंक है ये देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने गई, वहां पर देश विरोधी एजेंडा को सेट किया, वहां पर प्री प्लानिंग के साथ पहुंची ताकि भारत को अपमानित किया जा सके। अब आइए ग्राफिक्स पर आते हैं, कैसे जॉर्ज सोरोस से इन मोहतरमा का कनेक्शन है, शुरू से शुरू करते हैं। ओपन सोसाइटी फंडिंग नाम की कंपनी है जो जॉर्ज सोरोस की है। दर्शकों समझिए, ये जॉर्ज सोरोस की कंपनी है, इससे फंडिंग आती है फ्रिट ऑड को। फ्रिट ऑड फाउंडेशन एक और है नॉर्वे की कंपनी, यानी जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फंडिंग फ्रिट ऑड फाउंडेशन को पैसा भेजती है। फ्रिट ऑड फाउंडेशन से दर्शकों ये जो पैसा है ये पहुंचता है डैग्सविजन नॉर्वे अखबार में, जिस अखबार में हेले लिंक काम करती हैं। तो जॉर्ज सोरोस ने पैसा भेजा ओपन सोसाइटी से फ्रिट ऑड में, फ्रिट ऑड से पैसा आया डैग्सविजन नॉर्वे में, और डैग्सविजन नॉर्वे से ये पैसा कहां पहुंचा, डैग्सविजन की जर्नलिस्ट हेले लिंक के पास। दर्शकों अब ये कनेक्शन मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स है, फिर से सुनिए। जॉर्ज सोरोस साहब की कंपनी है ओपन सोसाइटी फंडिंग, वहां से फंड का ट्रांसफर होता है फ्रिट ऑड नामक कंपनी में जो कि नॉर्वे की है। नॉर्वे से यह पैसा ट्रांसफर होता है डैग्सविजन नॉर्वे, एक अखबार की कंपनी जिसमें हेले लिंक काम करती है। हेले लिंक से यह पैसा दर्शकों कहां पहुंचा, यह मोहतरमा के पास पहुंचा, डैग्सविजन जर्नलिस्ट हेले लिंक है, इनके पास ये, वहां से ये ट्रेल शुरू होती है। और ये रिपोर्ट इंडियन स्ट्रेटेजिक स्टडीज फोरम की रिपोर्ट है जो हम आप दर्शकों से साझा कर रहे हैं। दर्शकों अब समझिए कि यह महिला कहती है खुद को कि ये एजेंडा सेटिंग नहीं करती, ये पत्रकारिता करने आई हैं और ये सही और सटीक सवाल पूछती हैं। लेकिन दर्शकों ये जो पैसा जॉर्ज सोरोस का आया है ये हेले लिंक तक पहुंचा, इसका मतलब कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले मुहिम से ये महिला जुड़ी हुई है। देश विरोधी एजेंडे पर काम करने वाले लोग जो भारत के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचते हैं उनके साथ ये महिला मिली हुई है। दर्शकों इसका मतलब यह होता है कि जो बात मोहतरमा कह रही थी वो सही नहीं थी। अब जरा अगले ग्राफिक्स पर आइए, आपको और चौंकाऊंगा। हमारी कंपनी का अखबार है द संडे गार्जियन, उसमें एक रिपोर्ट संडे को आई। वो रिपोर्ट क्या कहती है आइए बताता हूं। खुलासा 1, आंतरिक रणनीतिक दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। जॉर्ज सोरोस साहब ने क्या कहा है, क्या किया है। खुलासा नंबर 2, भारत में 455 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। जॉर्ज सोरोस की कंपनी ने 455 करोड़ रुपए भारत भेजे। ये संडे गार्जियन का खुलासा है जो कि हमारी खुद की कंपनी है, हमारा अखबार है इंडिया न्यूज नेटवर्क का, ITV नेटवर्क का। खुलासा नंबर 3, जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व वाले ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने ये पैसे भारत में बांटे और अमाउंट बहुत ज्यादा था, $50 मिलियन से ज्यादा का। खुलासा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्षेत्रीय शाखा के रूप में काम करती है, अलग अलग इलाकों में काम करती है, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में एक्टिव है और ये पैसा, ये बंदरबाट पैसे की उसके जरिए हुई। खुलासा नंबर 5 आपको बताने जा रहा हूं, ये रणनीतिक योजनाएं विकसित करती हैं, यानी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में ये पैसा इन्फ्यूज करती हैं, इन्हीं के बहाने ये पैसा भारत आता है। खुलासा नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है,
ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्षेत्रीय निधि आवंटित करता है। यानी ये जो पैसा आया, ये पैसा इस कंपनी के जरिए भारत के अलग अलग इलाकों में गया। अब अगला खुलासा आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। खुलासा नंबर 7, स्वतंत्र मीडिया को मजबूत करने के लिए पैसों का इस्तेमाल हुआ। तो ये 455 करोड़ रुपए जो भारत में भेजे गए इनकी कंपनी के जरिए, ये स्वतंत्र मीडिया को मजबूत करने के लिए, स्वतंत्र मीडिया को मजबूत करने के लिए या देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले मीडिया को मजबूत करने के लिए, हेलेलिंग जैसे पत्रकारों को मजबूत करने के लिए, देश के खिलाफ षड्यंत्र और एजेंडा चलाने वाले मीडिया समूहों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले एक घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। जी हां, स्वागत कीजिए एम्बेसडर प्रदीप कपूर साहब का, फॉर्मर डिप्लोमेट है। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चांदनी शाह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जी हां, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत साहब आपको दिख रहे हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा एडवोकेट मनस्वी थापर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एम्बेसडर साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने इतने सारे इंटरनल अफेयर्स देखे हैं, आपने काम भी किया मुख्तलिफ देशों में। ये जो हुआ पीएम मोदी के साथ की एक प्रेस ब्रीफिंग का एक एजेंडा, एक डेकोरम होता है सर, कि जो भी अग्रीमेंट या बायलैटरल टाइप्स हुए उसके लिए सरकारें अपना ब्रीफ करती हैं, पत्रकार सुनते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हेले लिंक के अंदर पत्रकारिता का कीड़ा इतना जबरदस्त कुलाचे मार रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग के बीच का फर्क भूल गई सर। और इन्होंने सवाल नहीं दागा, इन्होंने वहां पर एक चुटीली सी टिप्पणी की, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आप देश की सबसे स्वतंत्र प्रेस के पत्रकारों के सवालों का जवाब दीजिए। आप कैसे देखते हैं सर इसको? मनोज, बात ऐसे है कि पहले तो आपका धन्यवाद इस विषय पे आपने जो अमित जी जो वार्ता कर रहे हैं, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दूसरी बात यह है कि ये बहुत एक डिस्ट्रैक्शन है और डिसरप्शन है। अब अगर आप पूरे होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें, एक विजिट जो प्रधानमंत्री का हो रहा है, सारे नॉर्डिक देश एक साथ मिलकर जुटकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनसे बहुत डीप वार्ता हो रहा है, बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा बायलैटरली भी हर नॉर्डिक देश के साथ और इस फोरम में भी जो रीजनल ग्रुपिंग के साथ। तो उसमें एक जर्नलिस्ट जिसका कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी, आपने तो बहुत अच्छी तरह समझाया सारा उनका पूरा बैकग्राउंड, कोई इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, पिछले 2 सालों में उसने कुछ किया भी नहीं है, तो सडनली वो उभर कर उसको एक इंटरनेशनल विषय बन जाना, टॉपिक बन जाना, ये केवल डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रप्शन की बात है और इसको उसी लेवल तक, उसी हद तक हमको ट्रीट करना चाहिए। अब जहां तक बात आती है कि उसने पहले पीएम जो इंडिया के थे और पीएम नॉर्वे के, उनकी प्रेस ब्रीफिंग में उसने थोड़ी सी हैकलिंग शुरू की। उस टाइम पे 2 पीएम बाहर जा रहे हैं अपनी सारा प्रेस स्टेटमेंट देके, जहां पर कोई क्वेश्चन पहले से कहा गया था कि क्वेश्चन अलाउड नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ उल्टा सीधा वहां पर क्वेश्चन करने की कोशिश की और फॉलो किया उन दोनों पीएम को, जोर से बोली। उस टाइम पे एम्बेसी ने रिस्पेक्ट करने के लिए उसको कहा कि हम एक सेपरेट प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और उसमें आप आइए, वहां पर आपको जवाब देंगे। ये भी जरूरी नहीं था, जब विजिट चल रही है उस टाइम पे ऐसे जर्नलिस्ट को जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, जिसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, उसको एंटरटेन करना ये ठीक नहीं था। वो जब विजिट पूरी हो जाती उसके बाद में उसको एम्बेसी में बुला के उसको अच्छी तरह ये सब समझाया जा सकता था ताकि वो फ्यूचर में कुछ ऐसे डिस्ट्रप्शन ना करे, और ये भी कहा जा सकता था उसको बहुत आराम से। तो उसको फिर प्रेस ब्रीफिंग में मौका दिया गया, वहां पर भी उसने बहुत बदतमीजी की और जवाब देने के समय भी उसने इंटरप्ट करती रही। तो ऐसे मींस माहौल को उसने बिगाड़ दिया। बट उसका जो पूरा आप टूल किट देखिए कि उसके बाद क्या होता है वो देखिए, उसके पहले भी क्या होता है, वो जो फॉलो करती है एजेंसीज को, एक तो द वायर है
जिसका एंटीसीडेंट्स सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। दूसरा फॉलो करती है वो राना अयूब को, जिसको अगेन एवरीबडी नोस राइट हर बैकग्राउंड एंड हर सॉर्ट ऑफ कैपेसिटीज। तो उसमें इसको आई थिंक हमको यहीं पर इसको स्टॉप कर देना चाहिए कि ये बिल्कुल एक डिस्ट्रैक्शन है, डिसरप्शन है, जो ओवरऑल विजिट का इम्पैक्ट रहा है, जो अभी रहेगा और फ्यूचर में रहेगा। और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको तो सेपरेटली डील करना पड़ेगा इंडियन चैनल्स को, इंडियन एजेंसीज को। बट ये जो यहाँ पर जो इंटरनेशनल डिस्ट्रैक्शन कर दिया है, और जहां पर बीबीसी वगैरह भी जो एंटी इंडियन एजेंसीज हैं वो इसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमको उस तरफ नहीं जाना है और कहना है कि इसका कोई वो नहीं है, डेप्थ नहीं है। और ये सारा जो आपने बाकी खुलासा तो कर ही दिया है, उसके जो कनेक्शन हैं अलग अलग, तो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा। राइट थैंक यू सर, अमित जी। पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विद मी सर। चांदनी शाह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर ने, एम्बेसडर सर ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल क्रूशियल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे पहले कि मैं बाकी पैनल के पास जाऊं, चांदनी, ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। और फंडिंग के कनेक्शन में मैंने बताया कि जॉर्ज सोरोस से कैसे पैसा इनकी कंपनी में गया है, तो ये पूरा प्लान था। एक महिला जो 2 साल से एक्टिव नहीं थी अपने एक्स पर, अचानक एक्टिव होती है, प्रेस ब्रीफिंग में सवाल दागती है, और जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की होती है तो वहाँ गुस्से में बाहर चली जाती है, इंटरप्ट करती है, फिर बहाना बनाती है कि मैं पानी पीने के लिए चली गई थी। इस तरह के नैरेटिव, हम भी जर्नलिस्ट हैं मैम, इस तरह के नैरेटिव हमें समझ में आता है कि आपका प्रोपेगेंडा क्या है, आप कैसे सवाल कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। हाउ डू यू सी इट मैम? अमित जी, देखिए, एक नैरेटिव ना, इन सबसे पहले एक नैरेटिव इंडिया में बनाने की कोशिश की गई कि पेट्रोल डीजल का जो भाव बढ़ा दिया और सिटीजन्स को मना कर दिया, तो पीएम खुद चले गए विदेश। दिस हैड स्टार्टेड राइट मैम, यहाँ भारत में, और ये चालू करने वाले कांग्रेस, राहुल गांधी, ऑपोजिशन, ये लोग ही थे। अब जब वो 5 देश के दौरे पे गए तो क्या हुआ, यूएई में हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिक्योर कर लिया, नेदरलैंड्स में हमने एएसएमएल और सेमीकंडक्टर्स पे डील कर ली, राजराजा चोला के जो ब्रॉन्ज प्लेट थे वो भी हम वापस ले आए। राइट, स्वीडन और नॉर्वे में हमने एआई पे डील कर दी, इंडिया नॉर्डिक टाइज पे 12 अग्रीमेंट्स कर दिए, है ना। इटली गए, वहां पे क्रूशियल एनर्जी और ट्रेड डील साइन कर दी। राइट। अब इस पे बात ही नहीं हो रही है। तो जो नैरेटिव सेट किया इन लोगों ने, वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया, बिकॉज विदेश जाके प्रधानमंत्री ने वो कर दिया जो इंडिया को हेल्प करेगा। तो हाउ टू इस चीज को अब डाइवर्ट कैसे करें? तो अब देखो, ये जब चीज हुई कि एक ऐसी जर्नलिस्ट जिनका इससे पहले ट्विटर पे इनके 800 फॉलोअर्स थे, शी वाज इनएक्टिव ट्विटर पे, राइट, करेक्ट, राइट, वो जहां पे काम करती है, इट्स अ प्रिंट मीडिया, उसकी 14,000 से कम कॉपीज निकलती है। राइट मैम, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस टू वर्क। उन्होंने सिर्फ आज तक डोमेस्टिकली काम किया है, ड्रग बेस पे और इस पे, और वो एक यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुके थे, लेकिन वहां पे भी वो कॉलम्स ही लिखती थी, तो फील्ड वर्क उन्होंने कभी किया नहीं। अचानक से वो आ जाती है और एक सवाल पूछती है विच हैज नो रेलेवेंस, कि एक फ्रीएस्ट प्रेस का सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बोलने की जरूरत नहीं थी वहां पे। आप एक प्रेस ब्रीफिंग में जाते हैं, जैसे सर ने मेरे पहले कहा, उनको ऑलरेडी पता था कि वहां पे सवाल नहीं लेंगे। राइट, ये सेम चीज नॉर्वेजियन पीएम के साथ भी हुआ। जब सुहासिनी हैदर जी ने पूछा उनको, ही ऑल्सो वेंट अवे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राइट, वहां के लोग ऐसे नैरेटिव नहीं सेट कर रहे कि देखो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, राइट, करेक्ट। वो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं इन द रैंकिंग, जिसकी रैंकिंग का भी कोई अता पता नहीं है। वो भी एक जो फ्रीडम प्रेस रैंकिंग है, वो भी सोरोस ही फंड करते हैं उसको, राइट, ठीक है। इससे पहले 2 दिन पहले एमईए के जो सेक्रेटरी हैं, सीबी जॉर्ज, उनको भी डच जर्नलिस्ट ने हेग पे ऐसे ही हैकल करने की कोशिश करी। यस, यस, ठीक है। तो आप अगर, भले ये दीज आर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, लेकिन अगर आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं तो दिस इज जस्ट टू डीरेल पीएम मोदी पॉपुलैरिटी, राइट, कि आप एक और जैसे ही ये चीज हुई, उनके 45,000 फॉलोअर्स हो गए,
ये जो जर्नलिस्ट है हेले लिंग उनके, ठीक है, उनको एक अनवांटेड अटेंशन मिल गया या वांटेड अटेंशन मिल गया। जो कुछ लोग हैं जो हमेशा एंटी इंडिया के बारे में लिखते हैं, जो कुछ लोग जर्मनी में रहते हैं, तुरंत ही एक टूल किट शुरू हो गई, राइट इंटरनेशनल बेइज्जती एंड व्हाट नॉट, एज इफ इट वाज ऑलरेडी रेडी, दे वर रेडी विथ इट। खबर साहब, आई एम कमिंग टू यू। ऑलराइट, So as I was saying and as sir has said before me कि nobody is a fool in India anymore, है ना। सोशल मीडिया के जमाने में एक डिजिटल फुटप्रिंट छुटती जाती है और हर चीज ट्रैक होता है। राइट, और ये जो मैडम है, इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि हाँ मुझे पता था दैट कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो शी वॉज एंट्रैप्ड इन हर ओन सिचुएशन। और जब जहां उन्होंने सवाल पूछा और उनको जवाब मिल रहा था तो वहां से वो भाग गई। पॉइंट टेकन मैम। I'll go to WhatsApp। थबर साहब मेरे साथ हैं। थबर साहब, इट्स योर टर्न। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की एजेंडा सेटिंग की जा रही है पीएम के खिलाफ, हेले लिंग सवाल पूछना चाहती थी, पत्रकारों का काम सवाल पूछना है, लेकिन हम भी कुछ डेकोरम्स का ख्याल रखते हैं। हम भी ब्रीफिंग के लिए जाते हैं तो वी कंफर्म कि हम सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और बाकायदा पीआईबी हमें नोट भेजता है कि इट्स अ ओपन कम्युनिकेशन ब्रीफिंग। और ऐसा आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को थबर साहब? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ हेले लिंग जिसका कोई वजूद नहीं है, ना ही उसके देश में, ना ही दुनिया में, ना ही भारत में, उसको इतना इंपॉर्टेंस भारत में क्यों दिया जा रहा है? चाहे हमारा प्रश्न हो सकता है, हम सवाल पूछ सकते हैं, मैं अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता हूँ कि 12 सालों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, वो हमारा दायित्व है, आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ सकता हूँ, वो एज अ सिटीजन, एज अ प्रेस रिपोर्टर हमारी ये ड्यूटी हम कर सकते हैं। वो करें ना करें वो एक दूसरी बात है, पर सवाल ये आता है जो हेले लिंग है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके देश में भी उसके बाद, जैसे चांदनी ने बताया कि कोई फॉलोअर्स नहीं है, कोई उसका रिपोर्टिंग नहीं है, कोई उसका रीडरशिप नहीं है, उसको इतना डिस्कस करके क्या कर रहे हैं हम? राहुल गांधी डिस्कस कर रहे हैं सर, राहुल गांधी डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने राहुल गांधी इज डिस्कसिंग थिंग्स। अमित मेरे को इंटरप्ट, प्लीज गो अमित खबर साहब प्लीज गो प्लीज। आप मेरे को ऐसे इंटरप्ट मत करिए, आप मेरे को वैसे ही टाइम दीजिए जैसे आप चाहते हैं। बिल्कुल, आई विल गिव यू ऑल द टाइम सर। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इतने फ्रजाइल नहीं है अमित। राहुल गांधी क्वेश्चन कर रहा है, वो ऑपोजिशन का लीडर है, ठीक है। मेरे हिसाब से हेले लिंग को डिस्कस करने का हमारे को कोई उसको इतना बड़ा बना, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हम है, दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन यूजर्स हम है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑपोजिशन भी हम है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े नेता कहने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। और हम बोल रहे हैं एक 800 फॉलोअर वाली लड़की हमारे प्रधानमंत्री को नीचे कर सकती है। मैं नहीं इस चीज को मानता, मैं नहीं मानता कि मेरा देश इतना फ्रेजाइल है, मैं नहीं मानता इस चीज को कि मेरा देश इतना कमजोर है। ये बात तथ्य है कि 12 सालों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, पर मैं ये भी साथ में तथ्य से कहना चाहता हूं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं, ना ही मेरा देश इतना कमजोर है कि 800 फॉलोअर वाली एक रिपोर्टर आती है, वो बोल देती है हमारे प्रधानमंत्री को कि आप दुनिया की सबसे प्रेस फ्रेंडली कंट्री में आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरेक्ट कर रहे हो, और हम उसके ऊपर डिबेट पे डिबेट कर रहे हैं 4 दिनों से। मैं इस चीज को बिल्कुल खंडित करना चाहता हूं। मैं मेरे प्रधानमंत्री को छोटा होते हुए नहीं देख सकता, और इस चीज को एक 800 फॉलोअर वाली लड़की जो इनएक्टिव है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, उसको बड़ा करते हुए मैं इसको बिल्कुल ही खंडित करता हूं। और मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री पे सवाल पूछना कि 12 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये हमारा दायित्व है। आपको पूछना चाहिए, चांदनी को पूछना चाहिए, प्रदीप जी को पूछना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। पर सवाल ये है, वो 800 फॉलोअर वाली को बड़ा करना मेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती। उसके ऊपर डिबेट करना जो मेरे प्रधानमंत्री को छोटा करती है और मेरे प्रधानमंत्री को फ्रजाइल दिखा रही है, और हम भी उसमें इक्वली पार्ट है, हम लोग उसमें इक्वल ही उसको बड़ा करने में योगदान दे रहे हैं कि वो एक लड़की जिसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में, उसको बड़ा कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री को उसके सामने बोना दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ही बात खंडित करनी चाहिए। और हमको अगर निंदा करनी है, हमारी डेमोक्रेसी है, सवाल उठाना हमारा हक है, हमको सवाल उठाने चाहिए, पर ये माध्यम से किसी और को बड़ा करना ये गलत है। ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है कि नहीं, उसको एंटी नेशनल सरकार को घोषित कर देना चाहिए। ये लड़की अगर गलत है, उसके कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी, उसको भी एंटी नेशनल घोषित कर देना चाहिए। पर सवाल ये है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे? नहीं हो रहे। इससे क्या फर्क हो रहा है? नीट के जो बच्चों के तकलीफें हुई वो खत्म हुई? नहीं हुई। जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दों के ऊपर डिबेट करते हुए हम नहीं सोच रहे। पर एक लड़की 800 फॉलोअर वाली के 40,000 फॉलोअर हमने बढ़ा दिए, उसमें से 40,000 भारतीय है। ये सवाल है।
प्रधानमंत्री के विरोध के चक्कर में हम लोग एक लड़की जिसका कोई वजूद नहीं था उसको इतना बड़ा बना दिया। आज आपने एम्बेसडर को यहाँ पे रखा हुआ है, आपने इतना कीमती समय दे रहे हो, चांदनी दे रही है, मैं दे रहा हूं, अरविंद जी दे रहे हैं, तो हम उसको क्यों बड़ा करें? मैं बता रहा हूं क्यों बड़ा आपका मेरा धर्म। अलाउ मी थापर साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों बड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जॉर्ज सोरोस जैसा आदमी जो भारत के खिलाफ देश विरोधी एजेंडा चलाता है, हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज के सो कॉल्ड बड़े लीडर्स उसके साथ उठते बैठते, खाते पीते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हमारे देश के सो कॉल्ड बड़े पार्टी के लीडर्स जब नॉर्वे जाते हैं तो वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे देश के पार्टी सो कॉल्ड बड़े लीडर्स वहां पर जाकर देश विरोधी बातें करते हैं और उनके साथ हंसते हैं, बोलते हैं, खिलखिलाते हैं। और इस लड़की पर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जॉर्ज सोरोस के पास भी बहुत सारे टूल किट हैं। संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट है, हमारा एक अखबार आता है वीकली, थापर साहब, उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि 500 करोड़ रुपए उसने इलेक्शन के दौरान यहां पर भेजे हैं और किस नाम पर कि जो फ्री प्रेस है हमारे देश का, भारत का, उसको मजबूत करने के लिए। मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत साहब भी हैं, उनके पास मैं जा रहा हूं। अरविंद जी, हम लोग बहुत दिन से डिबेट कर रहे हैं इंटरनेशनल इश्यूज पर। मैं आपसे व्यक्तिगत आपकी राय जानना चाहता हूं कि इंटरनेशनल प्लेथोरा पर जॉर्ज सोरोस की बात कर ले या हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स जो अपने आप को सेक्युलर दिखाते हैं, जो देश के विकास की बात करते हैं, लेकिन पीएम मोदी जब विदेश जाकर एलपीजी पर डील करते हैं, तेल सप्लाई पर डील करते हैं, एनर्जी सेक्टर पर बड़ी बड़ी डील कर आते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो महिला सवाल पूछती है पीएम मोदी से, हमारे देश के एक बड़े नेता हैं, वो तुरंत उससे पूछते हैं, तुरंत प्रधानमंत्री को टैग कर देते हैं कि भाई आपने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। और फिर वो महिला पूछती है उस मुख्य नेता से भी कि क्या आप इंटरव्यू के लिए फ्री हैं। ये वजह है कि ये डिबेट हम बैठकर कर रहे हैं कि एक सामान्य सी महिला को बड़ा बनाने की कोशिश हमारे देश के नेता कर रहे हैं, हमारे देश का अपमान करने के लिए वो टूल किट को और सुलभ और बेहतर और असल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद जी। अमित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले तो हमें कुछ कड़वे सवालों को भी ढूंढना पड़ेगा। ये मैं तब कह रहा हूं जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आकर जो सामंतवाद का जो पूरा का पूरा जो आप देखते थे लोधी रोड और आसपास में लुटियंस जो में सर, पूरा पूरे लुटियंस लुटियंस में था, भरा पूरे हुआ था, लुटियंस में। और उसका एक्सटेंशन था, जैसे कि अलग अलग सामंत होते थे कि ये पहले श्रेणी के हैं, दूसरे श्रेणी के हैं, तो भरा रहता था। और इसकी शुरुआत हुई थी इंदिरा जी के जमाने में। उसको तोड़ने की शुरुआत जो की है वो मोदी साहब ने की है। पर कुछ कड़वे सवाल भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। वो ये है कि पत्रकारों की हालात में, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में, उनकी सुविधाओं में बहुत कमी आई है और उससे भारत में जो जितना आजाद होकर एक पत्रकार बोल सकता था वो नहीं बोल पा रहा है। जो पहले प्लॉट्स मिला करते थे या एक्रीडिटेशन को लेकर क्या होता है आपसे बेहतर और कौन बता सकता है अमित साहब। तो इसी बहाने अगर हम पत्रकारों के मूलभूत सवालों का अगर जवाब मांगे तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ये मैं तब कह रहा हूं जबकि इस जो यंग जर्नलिस्ट के पीछे षड्यंत्र हो सकता है या ये पूरी तरीके से प्लान घटनाक्रम हो सकता है। पर यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब मोदी साहब इससे पहले नीदरलैंड के वहां गए थे तो वहां के पीएम ने भी लगभग उसी भाषा का इस्तेमाल किया था जो कि ये जर्नलिस्ट कर रही है। वो भी तमाम सवाल खासकर मानवाधिकार और वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रेस की आजादी नहीं है। ये तब है जबकि मोदी साहब मन की बात के जरिए या दूसरे अलग अलग रूपों में लोगों से रूबरू होते रहे हैं। हमें इसमें नहीं, उनका तरीका अलग हो सकता है। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है वहां ये तरीके कामयाब होते हैं। रेडियो का माध्यम काफी पॉपुलर माध्यम है, पर कुछ मूलभूत सवालों को नहीं बोलना चाहिए। ये जर्नलिस्ट, एक मैं पैनल के इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि काफी नई है या पुरानी है या उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। कारण यह कि पत्रकार होता है जैसे साइंटिस्ट होता है, उनके काम के बाद में ही उसका आकलन होता है कि वह पत्रकार किस दर्जे का था। मैं अमित साहब को इसलिए कमजोर नहीं मान सकता कि बाकी बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो काफी बड़ी मोटी रकम पाते हैं। तो मैं ये इस तरीके के भेद से मैं पूरे पैनल से सहमत नहीं हूं क्योंकि हमें इतना डेमोक्रेटिक फ्रीडम देना पड़ेगा। दूसरी बात, थापर साहब उंगली कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि मोदी साहब के लिए आपके मन में जितना सम्मान है मेरे मन में भी बहुत है, क्योंकि उन्होंने राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ी है जिसके लिए स्वागत है। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में विरोध हो सकता है, पर जब
प्रधानमंत्री हमारे लिए इतने सम्माननीय हो सकते हैं तो लीडर ऑफ ओपोजिशन भी होने चाहिए, क्योंकि थापर साहब की बातचीत में ऐसा लगा कि वो ऐसा है और वे ऐसे हैं, तो वो और वे का फर्क नहीं होना चाहिए। किसी भी अच्छे डेमोक्रेटिक सेटअप में ये सब नहीं होता है। बाकी तमाम चीजें हैं, वो ये है कि भारत का जो वहाँ की एम्बेसी है, मैं उनमें से कुछ एम्बेसडर्स को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं जो पहले वहां काम करके आ चुके हैं और करते रहे हैं। मैं उनकी योग्यताओं को भी जानता हूं, सबको जानता हूं, पर काफी योग्य हैं, काफी सब मिश्रित रूप है। पर बात यह है कि उन्होंने इस चीज को ठीक से क्यों नहीं संभाला, क्योंकि बात यह है कि अमेरिका में भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी साहब ने वहां पे जर्नलिस्ट से रूबरू हुए थे। फिर ऐसा आखिर आप यूरोप में जाते हैं तो इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? वहां पे आप इतने सालों में क्या कर रहे हैं? क्योंकि मोदी साहब ये कह रहे हैं कि भारत की छवि पूरे देश में और विदेशों में बदली है। अगर बदली है तो वो सपेरा वाला वो कार्टून क्यों अभी तक कर रहे हैं? इसका मतलब यूरोप में छवि नहीं बदली है, या फिर वो बदलने नहीं दे रहे हैं कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक। तो ये काम हमारी वहां की एम्बेसी का है पूरी तरीके से, और उनको ठीक जैसे कि बहुत सारे जो मैं किसी देश का क्या नाम लूं, पर अगर क्या आप सोचते हैं कि यह मामला चीनी राष्ट्रपति या उनके साथ, या तो वहां भी तो प्रेस की आजादी बहुत ही खतरे में है। पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तब तो चीनी जो शी जिनपिंग ने एक बाउंड्री कर रखी है, क्या हम वैसी बाउंड्री या सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं अमित साहब जी? ठीक है अरविंद जी, मैं थापर साहब मैं आपके पास आऊंगा। कुछ आप कहना चाह रही थी चांदनी, प्लीज गो अहेड। बस ज्यादा वक्त नहीं है, बस 5-7 मिनट और बचे। मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी बातें रख लें। चांदनी, कुछ चीजें हैं, जैसे मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि प्रेस को आजादी नहीं है भारत में। प्रेस को पूरी आजादी है भारत में। ये भी एक फॉल्स नैरेटिव ही है जो चलाया जाता है ऑपोजिशन के थ्रू। आप प्रॉब्लम क्या है ना, जब राहुल गांधी जी को कुछ पूछा जाता है और उनको जब क्वेश्चन डॉज करना होता है तो वो कह देते हैं ये बीजेपी के पत्रकार हैं तो मैं इनके सवाल के जवाब नहीं दूंगा। वो इस तरीके से चले जाते हैं और फिर वही लोग कहते हैं कि प्रेस का फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं मानती हूँ पहली बात तो कि भारत में मैंने नहीं देखा कि कोई पत्रकार, अगर हाँ कोई पत्रकार अगर गया है जेल में तो वो इसलिए गया है कि उसने ऑपोजिशन को सवाल पूछे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने रूलिंग पार्टी को सवाल पूछे हैं। ये तो प्रेस का फ्रीडम नहीं है, ये भी एक नैरेटिव ही है। दूसरी चीज जो थापर जी ने कहा कि इट इज ये इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस हम इस चीज को क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि अभी ना इंफॉर्मेशन वॉर का एज है। एक साइड इंफॉर्मेशन गलत तरीके से देती जाती है, डेसिमेट करती जाती है, तो एक साइड को उस इंफॉर्मेशन को तोड़ना पड़ेगा, उस वॉर का जवाब उस तरीके से देना पड़ेगा ताकि नैरेटिव्स बिल्ड ना हो। तो मुझे यही कहना है कि किसी एक कंट्री में जाके वहां पे हमारे पीएम का रेसिस्ट एक कार्टून आता है, अगर हम उस चीज को डिफेंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी कंट्री, अगर हमारे पीएम को डिफेम कर रहे हैं तो ऑल इन ऑल हमारी पूरी कंट्री को ही डिफेम कर रहे हैं। और हमारी कंट्री का ऑपोजिशन ऐसा है जो अगर देश का सही टाइम नहीं है ना तो वो और पुल डाउन करेगा देश को। वो ऐसा ऑपोजिशन नहीं है कि उस टाइम पे खड़ा रहे पीएम के साथ। तो इसलिए कुछ चीजों के नैरेटिव्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, मनस्वी थापर साहब, सबसे पहले तो एक नैरेटिव जो बिल्डिंग होता है ना, कि देखिए एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र तब बनता है जहां पे एक पक्ष और विपक्ष होता है। जब हम बात करते हैं कि विपक्ष एक नैरेटिव सेट करता है, विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष के सवाल देशद्रोही है, विपक्ष बेइज्जती करता है प्रधानमंत्री की, विपक्ष देश की बेइज्जती करता है बाहर जाके। और सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं है, सवाल पूछना तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। तो मेरे को नहीं लगता ये कहीं पे भी गलत है। पहली बात तो ये नैरेटिव सेटिंग, जो दो नैरेटिव सेट होते हैं। एक पहला नैरेटिव ये सेट होता है कि हमारा विपक्ष देशद्रोही है, जो बिल्कुल ही खंडित करना चाहिए, और उसी तरीके से ये भी खंडित करना चाहिए हमारे को कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। तो ये दोनों चीजें ही बुनियादी रूप पे गलत है। प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, अगर वो जवाब नहीं दे रहे होते तो मेरे को एक चीज ऐसी लगती है, तो वो 3 बार इलेक्शन जीत के नहीं आते। वो आपके जवाब, मेरे जवाब दे या ना दे, जनता के जवाब तो दे ही रहे, तभी वो बार बार जीत के आ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि इस बड़ी लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं कि विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग सब देशद्रोही हैं, उनके सवाल गलत है, उनको फंडिंग बाहर से आती है। अरे फंडिंग बाहर से आती है तो उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करो। अगर फंडिंग बाहर से, अगर उस पैसा
जो देशद्रोही पैसा है उन व्यक्तियों को आप जेल में डालो, वो सब चीजें नहीं होती। बात क्या होती है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमको बातें मिल जाती हैं और उन बातों को हम बात कर लेते हैं, पर रियलिटी क्या है, एक्शन क्या है। हमारे पास ये भी न्यूज आती थी कि कांग्रेस वालों ने चाइना के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एग्रीमेंट एमओयू साइन किया हुआ है। अगर वो एग्रीमेंट साइन किया, अब तो आप सरकार में 12 सालों से उस एग्रीमेंट को सामने लेके आओ, आप जिनपिंग से पूछो कि वो एग्रीमेंट क्या है, और सारे के सारे कांग्रेस वालों को अंदर डालो जेल में। अगर वो देशद्रोही हैं, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो देश के खिलाफ है, आप सबको जेल में डालो। सवाल क्या है, वो देशद्रोही है कि नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही है। बात ये होती है कि ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सिर्फ प्रेस मीटिंग होती है, ब्रीफिंग होती है, कमलम से, बीजेपी हेडक्वार्टर से बात आती है, हम लोग डिबेट करने लग जाते हैं, पर रियलिटी क्या है। अगर कांग्रेस ने कुछ साइन किया था एमओयू, उसको आप पेश करिए, सबके सामने बताइए कि उस एमओयू में क्या है। ये तो दो लोगों को ही पता होगा, या तो जिनपिंग की पार्टी को पता होगा या कांग्रेस पार्टी को पता होगा, तीसरी किसी को पता होगा, तो हमारे फॉरेन रूट से हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को पता होगा। सब डॉक्यूमेंटेड होता है, पर ये डिबेट करने के लिए अच्छा होता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गुमराह करने की बात होती है। तो सवाल कि हमारे को किसी को देशद्रोही इस देश में बोलने की जरूरत नहीं है, कि सबके सब देशभक्त है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो। एम्बेसडर कपूर, मैं आपके पास और में बस 1 मिनट बचा है आखिर का, मैं चाहता हूं आप डिबेट को समअप करें। एम्बेसडर साहब, जो मेन चीज है वो हमको देखना है कि अगर एक बहुत सक्सेसफुल विजिट हो रही है, बहुत सक्सेसफुल डिस्कशंस हो रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, भारत की जो छवि है और जो प्रधानमंत्री हैं वो डिप्लोमेट पार एक्सीलेंस हैं, हमारे प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है। तो अगर 99% यूरोप की पॉपुलेशन भी अभी इंडिया के लिए पॉजिटिव है, तो उसमें से अगर एक इनसिग्निफिकेंट जर्नलिस्ट, जो आपको जर्नलिस्ट कहती है अपने आप को, वो ऐसे मीडिया कंट्रोवर्सी खड़ी करके पूरे जो पिक्चर में जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है, वो बहुत ही हैरानगी की बात है कि हम जो बाकी के मेन पॉजिटिव्स हैं, इतने बड़े बड़े पॉजिटिव्स हैं, जो अभी कुछ तो लोगों को पता ही नहीं कि क्या और पॉजिटिव्स हैं, वो आस्ते आस्ते निकल के पता चलेंगे लोगों को। जो डिस्कशंस हुए हैं, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसका फायदा भारत को होगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में। तो ऐसे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं जो अभी खुलेआम नहीं लोगों को पता। तो उसमें एक छोटी सी चीज को नेगेटिव लेके पूरी पिक्चर को ब्लैक पेंट करने की जो कोशिश की गई है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पॉइंट टेकन सर। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर साहब, थैंक यू सो मच, आप शो पर आए। चांदनी